आज भक्ति काल के संबंध में तीसरा व्याख्यान, जिसके अंतर्गत हम भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियों को समझने के लिए हमें भक्ति काल की अब तक जो राजनीतिक परिस्थितियाँ की जानकारी ली थी उसका ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि कोई भी समाज अपने समय की राजनीति से प्रभावित होता है। इसलिए ऐसे में ये आवश्यक है कि हम जब भक्ति कालीन समाज की बात करें तो भक्ति काल समाज की बात करने के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना होगा कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी। अब तक हमने देखा कि भक्ति काल की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी वो बेहद अशांत थी। यानी भक्ति काल के आरंभ के समय में बाह्य आक्रमण हो रहे थे, और बाह्य आक्रमण होने के साथ साथ उस समय आंतरिक युद्ध भी हो रहे थे। यानी कई राजा आपस में युद्ध कर रहे थे ताकि वर्चस्व की प्राप्ति कर सकें। उस समय युद्ध के कारण भी स्पष्ट रूप से भूमि, धन और स्त्री को लेकर थे। ऐसे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि युद्ध की स्थितियों के बीच का जो समाज होता है वो भी स्थिर नहीं हो सकता। तो भक्ति काल की सामाजिक परिस्थिति की समझने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भक्ति काल की परिस्थिति थी वह युद्धों की परिस्थितियाँ थीं। यानी आंतरिक युद्ध भी हो रहे थे और बाह्य आक्रमण भी हो रहे थे। ऐसी स्थिति में सामाजिक संरचना या समाज में परिवर्तन होना आवश्यक था। राजा और प्रजा का संबंध को भी हमें समझना पड़ेगा। किसी भी समाज में राजा और प्रजा या तत्कालीन जो परिस्थितियां होती हैं उसके अनुरूप वो जानना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि स्त्री और पुरुष के संबंध कैसे थे, और परिवार के सदस्यों के बीच कैसा संबंध था, परिवार और समाज का कैसा संबंध था, वर्ण और जाति की व्यवस्था कैसी थी। तो इस प्रकार सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि समाज का स्वरूप कैसा था, राजा और प्रजा का संबंध कैसा था, स्त्री और पुरुष के संबंध कैसे थे, स्त्रियों की स्थितियाँ कैसी थी, परिवार में सदस्यों का संबंध कैसा था, पारिवारिक संरचना कैसी थी, या वर्ण या जाति की व्यवस्था किस प्रकार कार्यरत थी। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना हो कि राजनीति परिस्थितियों से प्रभावित होना समाज के रूप में देखा जा सकता है। बाह्य आक्रमण के कारण समाज में अस्थिरता होती थी, क्योंकि जब जैसे ही बाह्य आक्रमणकारी आते थे और वो लूटपाट करते थे तो समाज के लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते थे। इसलिए ऐसी स्थिति में सामाजिक संरचना खत्म हो जाती थी। दूसरे रूप में आंतरिक युद्ध के कारण भी अव्यवस्था होती थी। कई भारत के क्षेत्रों के राजा भी आपस में लड़ते रहते थे, और ऐसे में एक पड़ोसी देश दूसरे पड़ोसी पर आक्रमण करता था अपने सत्ता के विस्तार के लिए। तो ऐसी स्थिति में पूरे राजधानी या एक क्षेत्र में के लोगों के बीच में हड़कंप मच जाता था, और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते थे, घर परिवार से बिछड़ जाते थे। कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि केंद्रीय सत्ता के अभाव के कारण सामाजिक असंतुलन आ गया था। यानी भक्ति काल की परिस्थितियों में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि केंद्रीय शक्ति के अभाव के कारण सामाजिक असंतुलन का जन्म हो गया था। जब सामाजिक असंतुलन होता है तो वैसे में वर्णाश्रम व्यवस्था भी खत्म हो जाती है। यानी वर्ण व्यवस्था और जाति भेद के विकराल रूप हो जाते हैं और उनमें वैमनस्य बढ़ जाता है। यानी वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो 4 वर्ण थे और उनकी जो कार्य प्रणालियाँ अलग अलग बांटी गई थी, उसको लेकर भी बहुत विचित्र स्थिति देखने को मिलती है। भक्ति काल में जो विद्या आदि अध्ययन का विषय था या ज्ञान का जो विषय था वो केवल ब्राह्मण वर्ग तक ही सीमित रह गया था। युद्ध क्षत्रियों के लिए था, व्यापार वैश्य के लिए था, और इन वर्णों की सेवा करने का जो स्रोत था वो केवल शूद्र के अंतर्गत था। तो इस प्रकार वर्णाश्रम व्यवस्था से इसके बाद कई जातियां संपन्न होकर अपने अपने अलग अलग जातियों में विभक्त हो गई, और एक वर्ण के विभिन्न जातियों के अंतर्गत भी वही शोषण की व्यवस्था भी कायम होने लगी। तो इस प्रकार वर्णाश्रम व्यवस्था भी उस समय प्रभावशाली थी, और जाति के कारण लोगों में वैमनस्य भी बढ़ रहा था। तो परिवार की एक रूपता नहीं होने के कारण जनता दुखी हो चुकी थी। परिवार की एक रूपता इसलिए विखंडित होती थी
कि जब युद्ध होते थे तो युद्ध के कारण पूरा परिवार अपनी जान बचाने के लिए भागता था और धीरे धीरे वह परिवार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपना जीवन यापन करने लगता था। इस तरह से एक भरा पूरा शांतिपूर्ण परिवार एक युद्ध के कारण बिखर जाता था। इसलिए परिवार एक रूप नहीं होता था और एक ही परिवार के सदस्य जब कई जगहों पर जाते थे तो उसी परिवार की कई शाखाएं विकसित हो जाती थी। यानी एक परिवार की एक जो परंपरा थी वह एक परिवार की परंपरा अलग अलग रूपों में विभक्त हो जाती थी और एक ही परिवार की कई शाखाएं विभक्त हो जाती। इस प्रकार युद्ध के कारण, चाहे वो बाह्य आक्रमण से हो या फिर आंतरिक युद्ध से हो, पूरा पूरा परिवार बिखर जाता था और किसी भी समाज में परिवार एक प्राथमिक इकाई के रूप में मानी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में युद्ध के कारण परिवार का बिखरना ये भक्ति काल का एक कड़वा सच है। और इसीलिए जो व्यक्ति था उस समय वह परिवार की शांति या आदर्श परिवार की तलाश में भटक रहा था। यानी उसे लगता था कि काश ऐसा एक समाज हो जिसमें परिवार के साथ वो सुखीपूर्वक रह सके। और इसी प्रयास में वह जीने की चाह चाहता था। यानी जो युद्ध की स्थितियां थी, जो दुखदायी स्थितियां थी, उनके बीच में वो कल्पना करता था कि काश हम सुखीपूर्वक जी सके। यानी उनमें जीने की लालसा थी। इस पूरे विश्व में जो भी सुख सुविधाएं थी उनके बीच शांतिपूर्ण श्रम करके जीवन की चाह भक्ति काल में बनी रही लोगों में। लेकिन युद्ध के कारण जो पारिवारिक संबंध विचित्र बन गए थे या पारिवारिक संबंध जो बिखर गए थे, उनसे वह बचने की कोशिश करता है। वो हमेशा ये सोचता है कि काश कोई ऐसी शक्ति हो जो एक आदर्श परिवार दे सके या सुखमय परिवार दे सके। ये परिवार का बिखराव व्यक्ति को दुखी करता था और सामाजिक संरचना को नष्ट करता था। लोग स्वार्थी हो जाते थे क्योंकि युद्ध होने पर हर व्यक्ति अपने जान माल की हिफाजत करता था। ऐसे में स्वार्थ होना आवश्यक हो गया था और ऐसे में उनमें जो आपसी वैमनस्य थी वो बढ़ गई थी, आपसी एकता थी वो विखंडित हो गई थी। समाज में सामूहिकता महत्वपूर्ण होती है। सामुदायिक आदान प्रदान, एक दूसरे का सहयोग भाव, इसी पर किसी भी समाज की नींव होती है। लेकिन जब युद्ध होता है तो युद्ध में व्यक्ति अपनी जान की परवाह करता है और ऐसे में उसकी सामुदायिक भावना या सामंजस्य की भावना बिखर जाती है और यही भक्ति काल में देखने को मिलता है। इसके कारण क्या हुआ? परिवार बिखरने से क्या हुआ? रक्त संबंध प्रभावित हुए। जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी कि युद्ध के कारण एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग बिखर जाते थे और अलग अलग बिखर जाने के कारण उनमें अलग अलग परिवार विकसित हो जाते थे। यानी एक ही परिवार युद्ध के कारण बिखर कर अनेक परिवारों में हो जाता था। ऐसी स्थिति में नए रक्त संबंध बन जाते थे। एक स्थान का परिवार अनेक स्थानों पर बिखर कर और अनेक स्थानों के परिवार को जन्म दे देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रक्त संबंध भी प्रभावित हो रहे थे। स्त्री की स्थिति ठीक नहीं थी। यानी भक्ति काल में जो स्त्री थी वह एक सम्मानजनक स्थिति में नहीं थी। यद्यपि पुराणों में या साहित्य में उसे देवी का दर्जा दिया गया, यानी सैद्धांतिक रूप से उसे सम्मान दिया गया था, लेकिन व्यवहारिक रूप में उसकी स्थिति दयनीय थी। इसका कारण ये था कि व्यवहारिक रूप में जो माहौल था वो युद्धों का माहौल था और युद्ध होने पर स्त्री एक वस्तु के रूप में मानी जाती थी। यानी कोई भी राजा किसी एक राज्य पर आक्रमण करके जब उसके राजा को अपने अधीन कर लेता था तो उसकी समस्त रानियां उस नए राजा के अधीन हो जाती थी। इस तरह से जिस तरह से महल, धन संपत्ति दूसरे राजा की अधीनता स्वीकार कर लेती है, उसी प्रकार एक राजा की स्त्री भी दूसरे राजा की स्त्री की एक वस्तु के रूप में तब्दील हो जाती थी। तो यह एक बहुत बड़ा कड़वा सच है जिसमें हम कह सकते हैं कि भक्ति काल में स्त्री जो थी एक वस्तु के रूप में थी। यानी सैद्धांतिक रूप से ग्रंथों में यदि वर्णित वह हमारे देवी के रूप में है, लेकिन व्यवहारिक रूप में उसे देवी का दर्जा नहीं दिया गया था। उसकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं थी, उसके कोई अपने स्वतंत्र रूप से आचरण विचार निर्धारित करने की क्षमता नहीं थी। जो समाज या जो पुरुष वर्ग जो उसे निर्धारित करता था नियमावली, उसी को पालन करना उसकी नियति होती थी।
उसका भाग्य यही होता था कि जब तक वो कुंवारी है अपने पिता की आज्ञा का पालन करे, जब वो विवाहित हो जाती है तो अपने पति की आज्ञा का पालन करे, और जब वो बुजुर्ग हो जाती है तो अपने बेटे या किसी अन्य के आश्रय में वो जीवन यापन करे। तो इस प्रकार स्त्री एक वस्तु के रूप में हो गई थी, और वस्तु और भोग रूप में देखने के कारण जो स्त्री से संबंधित जो जो कुछ समाज का नज़रिया था वह यही था कि वह उसे एक भोग की वस्तु के रूप में देखता था। उसे अपने संतान उत्पत्ति, अपने वंश को आगे बढ़ाने और घर परिवार संभालने से अधिक वह कुछ नहीं देखता था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये भारतीय पारंपरिक स्वरूप नहीं था। यानी भारत के जो पारंपरिक समाज था वो भक्ति काल में कुछ दरकता सा दिखाई देता है। यानी पारंपरिक जो समाज था हमारा, जिसमें सामंजस्य थे, जिसमें संबंधों का काफ़ी ज़्यादा महत्व था, रिश्ते नातों की व्यवस्था थी, वह युद्ध के कारण ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भक्ति काल की जो परिस्थितियाँ थी, वो भक्ति काल की परिस्थितियाँ वस्तुतः भारतीय समाज को झकझोरने का काम करती है। और इसी कारण भारतीय समाज के लोगों के बीच में एक ऐसी परिकल्पना, एक ऐसी चाह बनी जिसमें वो चाहते थे कि एक ऐसा स्वरूप दिखे जिसमें आदर्श परिवार हो और आदर्श समाज दिखे। और यही कारण है कि भक्ति काल का जो साहित्य रचा गया उसमें आदर्श परिवार और आदर्श समाज की परिकल्पना की गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भक्तिकालीन जो समाज था वो बेहद बिखरा हुआ था, लेकिन और बिखरे हुए में एक आदर्श रूप की परिकल्पना कवियों ने की। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है और इस आधार पर हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो यानी कहा जा सकता है कि भक्तिकालीन जो साहित्य है वो अपने समाज के को प्रतिबिंबित करता है। वो देखता है कि समाज में बिखरा हुआ है, और समाज बिखरा हुआ है तो ऐसी स्थिति में वह एक ऐसे आदर्श समाज की परिकल्पना करता है जो सबको जोड़ सके, जो व्यक्ति, परिवार और समाज के बीच सामंजस्य की भावना स्थापित कर सके, जो त्यागमयी हो, जिसमें सहिष्णुता हो, जिसमें अनेक प्रकार के रिश्तों की गुंजाइश हो। और ऐसा ही साहित्य इस काल में रचा गया। जब तुलसी राम के परिवार की परिकल्पना करते हैं तो एक आदर्श परिवार की कल्पना करते हैं जिसमें भाई भाई एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं, जिसमें पिता पुत्र के संबंध आदर्श हैं, जिसमें गुरु और शिष्य के संबंध आदर्श हैं, जिसमें अनेक संबंधों को हम आदर्श रूप देख सकते हैं। उसी तरह सूरदास भी एक परिवार की बात करते हैं जिसमें एक छोटा बच्चा है, जिसमें कृष्ण की बाल लीला है, जिसमें पिता हैं, जिसमें गांव पड़ोस के लोग हैं, और इस तरह से एक संबंध का सृजन करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भक्ति काल का जो समाज था वो बिखरा बिखरा समाज था, लेकिन कवियों ने, साहित्य ने एक आदर्श रूप की परिकल्पना की जिसके कारण साहित्य बेहद लोकप्रिय बन सका। अगली बार हम भक्ति काल की अन्य परिस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे।